Hello. So welcome to another video. So where I am going to analysis and solve the questions on Northeast SLET 2025. So here is the question. So in earlier videos we try to solve the previous some questions. Then here we will start the questions from 51 to then 75. So here is the number 51 number question. So it is given that which of true false you have to choose the true correct options regarding true false, and here it is written that the Fourier transformation of f of x will be exist. If it is existing, then which f of x satisfy that option A, it should be defined. Yes, it is defined minus infinity to plus infinity the for all real values of x, and the condition is that piecewise continuous in each finite interval. So this is correct, this is true. And option B, that defined on minus a for all values but not continuous, so it is false. So हम देखते हैं कि ऑप्शन ए इज ट्रू कहाँ पर है, ऑप्शन ए ट्रू, दैट मीन्स ये ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स में है, ऑप्शन सी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड डी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि बी और डी में फॉल्स बी कौन सा फॉल्स है, बी कहाँ पर फॉल्स है। देखिए ये बी ऑप्शन में ट्रू है तो दिस इज नॉट करेक्ट, बी ऑप्शन में फॉल्स ये है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। सो बाकी हम दोनों नहीं देखना है क्योंकि इसमें भी फॉल्स गिवन है, इसमें भी फॉल्स गिवन है, इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स, तो उसको हम नहीं जाना है उसमें क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन एनालिसिस हो गया। सो इन दिस क्वेश्चन दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए में देखिए अब क्या है कि पार्टिकल मूविंग अबाउट फिक्स सेंटर ऑफ फोर्स, द कैनोनिकल मोमेंटम कंजुगेट टू द साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, ये बेसिकली आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के कोई भी एक कोऑर्डिनेट इफ इट इज साइक्लिक then corresponding to that coordinate क्या होगा, that angular momentum will be conserved और constant। तो यहाँ पर मोशन कैसा हुआ है, मोशन आप देखिए कि सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है। तो अगर सेंट्रल फोर्स मोशन है दैट मीन्स दैट फाई कोऑर्डिनेट विल बी साइक्लिक, फाई कोऑर्डिनेट अगर विल साइक्लिक तो हम क्या बोलेंगे कि पी फाई डॉट इज इक्वल टू डेल फाई del L by del phi that will be equal to 0, तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब corresponding to this phi coordinate ये p phi डॉट अगेन मतलब ये ऐसा है d by dt देन p phi इज इक्वल टू, अगर 0 है कोई भी डेरिवेटिव 0 है इसका मतलब p phi इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, ये p phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P5 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है, तो द मोशन और रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो ये कौन सा करेक्ट, मतलब ये जो गिवन है ये करेक्ट बोला है, सही बोला है। तो हम देखेंगे ए ट्रू कहां पर है, तो ये ऑप्शन बी में फॉल्स है, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी में फॉल्स है तो ये नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सी में कोई एक करेक्ट होगा, है ना। तो आप देखिए ऑप्शन डी और इस इन ए और सी में डी ऑप्शन जो है ये दोनों फॉल्स है, इसमें ट्रू है, तो इसको हम नहीं देखना है। हम अब देखेंगे क्या कि फॉल्स और ट्रू, अब देखिए कि बी में देखेंगे बी वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वाला यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब और ये भी देख सकते हैं, सी देखिए, सी फेमिलियर लगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी v कितना होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गामा माइनस 1 एंड mc square or m naught c square, where gamma is nothing but
और गामा इज इक्वल टू आप बिठा देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये इधर पुट करेंगे तो डेट मीन्स ये गामा रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ये -1, तो गामा -1 एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये करेक्ट है। तो सी करेक्ट कहाँ पर होगा, सी करेक्ट कहाँ पर है, हाँ, और सी में ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब अब देखिए यहाँ से नहीं होगा, हमें बी देखना ही पड़ेगा। तो बी में देखिए आप क्या है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, नो इट इज नॉट, इट इज फॉल्स इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स फॉल्स। बी फॉल्स में कहाँ पर होगा, ये बी फॉल्स में है, तो ये वाला करेक्ट होगा। अब डी में ट्रू गिवन है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि फॉल्स वाला है। तो ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से अगर देखेंगे, दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके, सो दिस इज अगेन ए गुड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है कि क्रॉस, हम ये जानते हैं डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो वही है डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये पहला लिखा गया, ये वाला पहला लिखा गया और ये वाला बाद में लिखा गया, दैट मीन्स ए ट्रू कहाँ पर है, दैट मीन्स बी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा, ए और सी में देखना है। ए और सी में आप देखिए, डी में देखने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों ट्रू है। ये वाला आप देखिए, ये दोनों फॉल्स है, ये देखने की जरूरत नहीं है। अब बी देखना है, बी में क्या होगा, क्यों बी आप देखो कि बी में क्या बोला है कि f इज इक्वल टू ए, तो डेल क्रॉस f इज इक्वल टू कितना होगा, तो डेल क्रॉस f हम देखते हैं, डेल क्रॉस f इज इक्वल टू ये i, ये j, ये i, तो माइनस जे लेते हैं, देन k, देन डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, देन डेल बाई डेल z, देन f का i कंपोनेंट क्या है, f का i कंपोनेंट ये वाला है, तो 2x y प्लस z क्यूब, देन y कंपोनेंट j कंपोनेंट x स्क्वायर, देन k कंपोनेंट क्या है 3x z स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये i इज इक्वल टू कितना होगा, तो i इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला है ना, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो ये 0 है और ये, दैट मीन्स i कंपोनेंट 0 होगा, i कंपोनेंट 0 होना चाहिए, i कंपोनेंट हमको 0 मिल रहा है, माइनस जे समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, बट यहाँ पर देखिए i कंपोनेंट 0 गिवन नहीं है, i कंपोनेंट समथिंग वैल्यू है, बट यहाँ पर i कंपोनेंट तो 0 है, दैट मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन है ये फॉल्स है। तो बी फॉल्स में कहाँ पर है, आप देखिए बी फॉल्स में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में बी फॉल्स यहाँ पर है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या कहा कि यूलर एंगल्स कैन बी taken as a perfect generalized coordinates of a rigid body fixed at the center of mass। ये ट्रू है, ये ट्रू है ना, तो ट्रू अगर ऐसा है तो अब देखेंगे तो ये B नहीं होगा एंड D नहीं होगा, A और C में कोई एक होगा, तो डेट मीन्स अब हम कहाँ पर ध्यान देंगे कि B में ध्यान देते हैं। If equation of constraint do not contain time explicitly, then mechanical system is scleronomous। क्या ये करेक्ट है? Yes, this is also true, this is also true, है ना। रियोनोमस और स्क्लेरोनोमस अगर टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, देन स्क्लेरोनोमस, और डिपेंडेंट ऑन टाइम है तो वो रियोनोमस कहते हैं। तो ये ट्रू है, इट मीन्स ए और बी ट्रू कहाँ पर है आप देखेंगे, क्योंकि हमारा पॉसिबिलिटी ऑप्शन ए और सी में था, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन सी में ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये तो नहीं होगा, दैट मीन्स बाकी दोनों को नहीं देखना है, दैट मीन्स हम डायरेक्टली बोल देंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है कि आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस, ये करेक्ट है, तो हम देखेंगे ट्रू कहां पर है, ट्रू कहां पर है, ए इज ए करेक्ट इंफॉर्मेशन,
ट्रू इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो homogeneity of space does not mean the conservation of linear momentum. Is it correct? Is it correct? Yes, this is also correct. This is also correct. Homogeneity does not mean that conservation of linear momentum. So this information is also correct. तो इसका मतलब A और B ट्रू ट्रू कहाँ पर है? तो ये दोनों में तो फॉल्स है, तो ये दोनों ही नहीं होगा। ट्रू कहाँ पर है? इसमें है। तो डेट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, बाकी दोनों नहीं देखेंगे, बाकी दोनों देखने की भी यहाँ से हमारा एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन क्या बोला है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैस कितना होगा? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ डायटोमिक गैस, ये कितना गिवन क्या है? 1.40। तो 1.40, यस ये करेक्ट है। या अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक हीट का कंडीशन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो दिस इज करेक्ट। ये ट्रू है, दैट मीन्स ये डी ऑप्शन नहीं होगा, ए बी सी में कोई एक होगा। तो अब हम देखेंगे कि बी में देखिए, बी वाला में देखेंगे तो बी में क्या होगा कि del rho by del t and rho ht is the Liouville's theorem. Yes, this is the Liouville's theorem represents the density of phase space. तो ये B इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है, A इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है। तो B इंफॉर्मेशन ट्रू कहाँ पर है? B इंफॉर्मेशन ट्रू इधर है और हालांकि इधर भी है। तो ये इसका मतलब A ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें देखना है कि देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कोई एक होगा, और ये सी वाला जो स्टेटमेंट है दोनों में फॉल्स है, तो वहां पर नहीं जाना है, हमको जाना है डी में जाना है। तो डी में आप अगर देखेंगे कि F इज इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, F इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, यू माइनस टी एस। तो यू माइनस टी एस, तो डेल एफ बाई डेल वी, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ, इसको क्या कहते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। इसका मतलब अगर आप मैक्सवेल्स इक्वेशन एनालिसिस करेंगे तो वहां पर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, ठीक है ना। जैसे एंथैल्पी के, अगर एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, देन आपका यस एफ, देन इंटरनल एनर्जी है। तो इस ऐसा 4 इक्वेशन में यू विल गेट 4 डिफरेंट मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो ये जो यहाँ पर गिवन है, तो ये एनालिसिस करेंगे तो आपको सही लगेगा ये ट्रू है। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि ये केस में ये जो लाइन है, ये लाइन मीन्स ऑप्शन सी का जो इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज करेक्ट, दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ओके, तो ये सबको पता है कि डी एलेम्बर्शियन ऑपरेटर विच इज लॉरेंज इनवेरिएंट, ठीक है ना। ये दिस इज करेक्ट, डी एलेम्बर्शियन ऑपरेटर लॉरेंज इनवेरिएंट, दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन, ये सही इंफॉर्मेशन। तो ट्रू कहां पर है? ये तीनों में ही ट्रू है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा इसका मतलब। अच्छा, बी को हम देखना है क्या? बी को नहीं देखना क्योंकि ये तीनों में भी ट्रू है ना। हम सी और डी में थोड़ा सा देखेंगे। तो सी और डी में क्या लगता है आपको? सी, दैट मीन्स ये बी भी करेक्ट है, तो सी और डी स्टेटमेंट में हम क्या देखेंगे? सी और डी स्टेटमेंट में सी जो है दिस इज लाग्रेंजियन ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, यस दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, एंड दिस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप लाग्रेंजियन निकालेंगे फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, एल इज इक्वल टू इज जनरली टी माइनस वी, ठीक है ना, देन यू विल गेट टू नो दैट दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, सी इज करेक्ट। इसका मतलब सी करेक्ट स्टेटमेंट में कहां पर है? सी करेक्ट स्टेटमेंट आप देखिए कि यहां पर है। तो और ये जो लाइन है, ये लाइन, देन हम क्या बोलेंगे कि ये लाइन पूरा जो लाइन है दिस इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्या बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन
line is resistive at a radio frequency. Yes, this is also correct. अगर ये करेक्ट है तो ये बी और डी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और नेक्स्ट में देखेंगे, दैट मीन्स ए और सी में कोई एक होगा। अच्छा, डी स्टेटमेंट को हम देखना है क्या? डी स्टेटमेंट दोनों ही फॉल्स है, नहीं देखना है ना। अब सी स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू गिवन है, तो सी और डी स्टेटमेंट देखते हैं। बी स्टेटमेंट में क्या गिवन है? पीसवाइज ट्रांसमिशन लाइन π/4 long and short circuit at the far end looks like an open circuit. ये अगर आप ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड वही चैप्टर में अगर पढ़ेंगे, then you will get to know that this information whatever given this is correct information. इसका मतलब ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर ये करेक्ट इंफॉर्मेशन बी ट्रू कहाँ पर है? बी ट्रू इधर है। दैट मीन्स हमारा बाकी सी को नहीं देखना है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। यस, 59 नंबर में आपका क्या गिवन है कि क्वांटम मैकेनिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स अंडर आर आइदर indistinguishable particle or distinguishable particle. So this information is whether correct or it is wrong. What do you say? Quantum mechanical identical particle either indistinguishable or distinguishable? No. Quantum mechanical identical particle either वो distinguishable कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिस्टिंग्विशेबल जो पार्टिकल है वो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल नहीं होगा, तो वो बेसिकली क्या बोलते हैं, मैसिव बॉडी एंड बोल्ट्जमैन पार्टिकल होगा, है ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, राइट। तो क्वांटम मैकेनिकल दैट मीन्स आप वो बोल सकते हो कि फर्मियंस एंड दोज आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, दोज यू कैनॉट डिस्टिंग्विश। दैट मीन्स ए इंफॉर्मेशन फॉल्स है। अगर ए इंफॉर्मेशन फॉल्स हम कहाँ पर देखेंगे? ए इंफॉर्मेशन फॉल्स अब देखिए कि यहाँ ये तो ट्रू गिवन है तो ये नहीं होगा, और ट्रू कहाँ पर है? और ट्रू इधर है, ये नहीं होगा। ए इंफॉर्मेशन फॉल्स अब देखिए इन दोनों में, ऑप्शन बी और सी में। अच्छा, डी को नहीं देखना क्योंकि डी में दोनों ही ट्रू है ना। अब बी और सी स्टेटमेंट देखिए, बी और सी स्टेटमेंट में आपका बी और सी स्टेटमेंट, बी टू फर्मियन सिस्टम वेव फंक्शन डेस सेटिस्फाई डेस एंड डेस इज इक्वल टू 0। क्या ये करेक्ट है? मुझे लगता है दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन। द बी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, राइट, बी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अच्छा, और ये भी देख सकते हो, सी थोड़ा सा परटर्बेशन गिवन है, h इक्वल टू h नॉट प्लस h डैश। ये h डैश क्या है? इट इज लेस देन होना चाहिए, इट इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1, बट इट इज गिवन दैट h डैश इज ग्रेटर देन h नॉट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। परटर्बेशन क्या है? इट इज स्मॉल डिस्टर्बेंस। अगर डिस्टर्बेंस अगर नॉर्मल हैमिल्टनियन से ग्रेटर होगा तो वो सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा ना, देन स्मॉल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो सी ऑप्शन, सी स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट गलत कहाँ पर है? अब इसमें देखना है ना, गलत इधर गलत है। दैट मीन्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि ऑप्शन बी एज ए रिजल्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। देन 60 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आप देखो, अच्छा बी स्टेटमेंट देखिए। बी स्टेटमेंट में क्या? एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर एच नॉट ई एन इज इक्वल टू क्या गिवन है? एन माइनस हाफ एच काट ओमेगा नॉट। क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? आपको क्या लगता है? इज इट करेक्ट? हम क्या जानते हैं? ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच काट ओमेगा, और ओमेगा नॉट बोलते हैं, है ना। तो बट ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बी फॉल्स कहां पर है? बी आपको फॉल्स दिख रहा है, कहां पर है बी फॉल्स? बी फॉल्स में आप देखो ये दोनों में है। दैट मीन्स ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं होगा, सी और डी में हो सकता है।
अच्छा, सी ऑप्शन को नहीं देखना क्योंकि दोनों में ट्रू है। अब देखिए ए में देखना है या फिर डी में देखेंगे, डी में देखेंगे या ए में देखेंगे। अब देखिए वेव फंक्शन डी, देखिए वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल गिवन बाय दिस, then the probability density particle should be less than a modulus of a square। क्या ये करेक्ट है? या फिर श्रोडिंगर इक्वेशन इज कोवेरिएंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इज कोवेरिएंट वेव इक्वेशन, क्या ये करेक्ट है? नो नो नो, दिस इज नॉट ए कोवेरिएंट वेव इक्वेशन, राइट? श्रोडिंगर इक्वेशन ये कोवेरिएंट नहीं है। दैट मीन्स ए ऑप्शन, ए जो स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट मीन्स ए फॉल्स कहाँ पर होगा? अगर आप ए फॉल्स देखेंगे तो ये वाला में आप देखिए कि ए फॉल्स गिवन है, ए फॉल्स गिवन है। दैट मीन्स यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में एनालिसिस, पूरा एनालिसिस के बाद डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर where I used to teach all the subjects on physics for the preparation of that CSIR NET examination, GATE, JEST, IIT JAM, Northeast SLET, and DRDO, ISRO, BARC, TIFR examination, all this competitive examination on physics, as well as the competitive examination for civil service for the optional subject of physics. So there are a lot of students whom I mentored, and they got selection in different universities, and they are doing PhD, and they already are taking the fellowships. The thing is that why will come to me, that is very important, because what I want to say that I qualified that twice for this CSIR NET examination, all India rank 128 and 138, and I have more than 6 years experience through, I mean, with that experience I can assure that this will be helpful for you, all the aspirants for who are that preparing for this exam. So you can come and join, and this is the contact information through which you can come. And this is not only that offline exam, the online exam is also of online mode is also there. So both, if you want to join from or through online, then also it is available, and if you want to join offline, that is also available. So you can come to me, you can contact with the contact details provided here. Okay, so okay, next come to the next question. Then come to 61 नंबर क्या गिवन है? इफ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 0, देन कितना होगा कि इलेक्ट्रॉन वुड मार्च इनटू द न्यूक्लियस। कि ये करेक्ट हो सकता है? n इज इक्वल टू 0 कोई भी क्वांटम नंबर जैसे कि n, l, देन m, तो इलेक्ट्रॉन वुड मार्च इनटू द, नो, दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो अब हम बोल देखते हैं फॉल्स कहां पर है, ए नहीं होगा इसका मतलब। देन r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन वुड हैव गो थ्रू द न्यूक्लियस, व्हिच इज इम्पॉसिबल। अगेन दिस इज आल्सो द फॉल्स इंफॉर्मेशन, दिस इज आल्सो फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो बी में भी दोनों में ये यहां से नहीं होगा। दैट मीन्स हम देखेंगे सी और डी में कोई एक देखेंगे। अच्छा, सी देखते हैं कि द क्वांटम क्या बोलते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी क्वांटाइज, वुड नॉट बी क्वांटाइज्ड। यस, कैन बी, वुड बी क्वांटाइज्ड, तो वो एक्चुअली वुड नॉट बी क्वांटाइज्ड बोल रहे हैं। दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। दैट मीन्स सी स्टेटमेंट कहां पर रॉन्ग है? अब देखिए यहां पर रॉन्ग है। इट मीन्स दैट 61 नंबर क्वेश्चन में पूरा एनालिसिस के बाद डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन 62 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है? तो ये डायरेक्ट थियोरिटिकल आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर सकते हो कि द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर phase transformation governed by unphased equation. This is
this information is that correct, right? And that A ट्रू कहाँ पर है देखिए आप, देन B नहीं होगा, देन आपका C नहीं होगा, तो सॉरी A नहीं होगा और C नहीं होगा ना, B और D में कोई एक होगा, कोई एक होगा। और ये नहीं देखना क्योंकि इन दोनों में आप देखिए दोनों ट्रू ट्रू है। तो अब हम देखेंगे C और D में देखेंगे। C ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड हीलियम 1 टू लिक्विड हीलियम 2, ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड हीलियम 1 टू लिक्विड हीलियम 2, ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अब अगर पढ़ेंगे तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट ये जो हीलियम 1 टू हीलियम 2 है, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। दैट मीन्स सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम देखने हैं सी में कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन जो बी और क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी और डी में सी स्टेटमेंट करेक्ट कहां पर है, यहां पर करेक्ट है, यहां पर करेक्ट है। तो दैट मीन्स दैट पूरा एनालिसिस का बाद ये लाइन दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंट द बी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट ऑप्शन। देन 63 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा तो प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला satisfactorily explains the complete spectrum, क्या ये करेक्ट है? Yes, it is a true statement, it is a true statement, okay। तो देन ट्रू स्टेटमेंट अब देखिए दैट मीन्स सी नहीं होगा क्योंकि सी में फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है। देन आप यहां पर रेलीजिन्स फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली ट्रू फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, no, it is true for longer wavelength, okay। तो it is true for longer, that means ये B statement is wrong। B statement कहाँ पर wrong है? अब देखिए क्योंकि हमारे पास A, B और D में चूज करना था, तो B statement wrong कहाँ पर है? अब देखिए यहाँ पर B statement wrong और कहीं है, इधर भी है। that means आपका कौन सा नहीं होगा, इस बार B नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही ट्रू में है। अब हमको क्या देखना है कि सी में देखिए दोनों ही ट्रू में है, तो सी में नहीं आएगा। अब डी में देखना कि डी स्टेटमेंट द प्लैंक्स लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दैट बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड टू फोटॉन्स। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज, अगर डी स्टेटमेंट करेक्ट है, इट का मतलब ये है तो पूरा एनालिसिस में हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस वाले केस में क्या देखेंगे कि पहले जो देख के ही लग रहा है कि ये क्लोजेस्ट क्लेपेरियन इक्वेशन, दिस इज करेक्ट है ना, दिस इज करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट कहाँ पर है हम देखेंगे। यहाँ पर बी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब बी और सी नहीं होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर विथ नो चेंज इन एंट्रोपी एंड हीट, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब बी स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। सी फॉल्स कहां पर है हम देखेंगे, सी फॉल्स अब देखिए कि यहाँ इधर है। तो बाकी दोनों तो क्या देखिए, बाकी दोनों की देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से आ गया है हमारे पास, क्योंकि ये सी फॉल्स अब यस, जब पहले मैंने ए ट्रू कहा था, इसका मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत था। उसके बाद सी में देखना है सी फॉल्स कहां कर है, ये है, अगर ये ट्रू है तो ये भी गलत है। तो पूरा एनालिसिस के बाद डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा जीएम काउंटर, गेगर मिलर काउंटर, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द गैस आयनाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन न्यूक्लियर रेडिएशन पास थ्रू द काउंटर। यस, इट इज करेक्ट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ट्रू है, राइट। उसके बाद हमको क्या देखना है कि एल्कोहल इज यूज्ड इन क्विंचिंग द गैस, राइट, एज ए क्विंचिंग गैस। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो उसके बाद देखना क्या है कि अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये देखिए एनालिसिस करेंगे सी गलत है,
तो ए, बी और डी में से बी ट्रू है, बी ट्रू है मीन्स ये वाला गलत गया, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो अब हम देखना है क्या ऑप्शन ये सी स्टेटमेंट देखना है या डी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट देखना है, राइट। सो डी स्टेटमेंट में क्या गिवन है, वन कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रेडिएशन particle in GM counter, right? Can we identify the type of radiation of particle in GM counter? No, it is not correct, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो डी फॉल्स कहां पर है, डी फॉल्स इधर है। इट पूरा एनालिसिस के बाद दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो क्या बोला है कि वी हैव टू कपलिंग सिस्टम है ना, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, जेजे कपलिंग में क्या होता है, पहला J1 प्रोड्यूस होता है इज इक्वल टू L1 प्लस S1 है ना, देन J2 प्रोड्यूस होता है देन L2 प्लस A2। उसके बाद जाके क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ Ji, दैट मींस J1 प्लस J2। इसका मतलब क्या है, ये जो L1 S1 है इस प्रीडोमिनेंट, इसलिए तो ये पहले इंटरेक्ट किया है ओवर S1 S2 और L1 S2 L1 L2। दैट मींस ये इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, S1 S2 पहला होना चाहिए, ये होना चाहिए, पहले होगा L1 S1 है ना। तो ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, ठीक है ना। तो अगर A रॉन्ग है तो कहां कहां पर है, A ट्रू इधर है, दैट मींस यहाँ ये गलत इंफॉर्मेशन है, राइट। देन एलएस कपलिंग में क्या होता है, द इंटरेक्शन एनर्जीज ऑफ S1 एंड S2। अब एलएस कपलिंग में क्या है, पहला क्या है, कैपिटल L प्रोड्यूस होता है, ये L1 प्लस L2 ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद S प्रोड्यूस होता है S1 प्लस S2, राइट। देन J प्रोड्यूस होता है, क्या होता है कि L प्लस F, ये है एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग में L1 एंड L2 प्रीडोमिनेंट होता है, प्रीडोमिनेंट L1 L2। यहां पर क्या गिवन है कि L1 L2 और S1 S2 इज प्रीडोमिनेंट ओवर L1 S1, तो ये इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बी स्टेटमेंट करेक्ट कहां कहां पर है, हम देखेंगे कि बी स्टेटमेंट, क्योंकि ये था ए बी और सी पॉसिबिलिटी, बी स्टेटमेंट कहां पर, ये बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मींस डी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हमको क्या देखना है कि ऑप्शन ए और सी में से कोई भी एक होगा, ऑप्शन ए और सी में से। तो ओके, जे कपलिंग सी देखिए, जे कपलिंग क्या बोल रहा है कि L1 S1 L2 S2 प्रीडोमिनेंट है ना, ये तो ऑलरेडी ट्रू है, राइट। सो ये ऑलरेडी ट्रू है, हमने जो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है इस सिचुएशन में ये ट्रू है, दैट मींस ये स्टेटमेंट ट्रू। सी स्टेटमेंट ट्रू कहां पर है, ये सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बाकी दैट मींस सी स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मींस ये ए ऑप्शन नहीं होगा, दैट मींस एक ही पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहते हैं, इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन viewed perpendicularly some of the components of its Balmer line spectrum pattern are observed to the plane polarized with the electric vector parallel to the field and the other polarized with the electric vector normal to the field, S component और P component को कहा जाता है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले बी देखते हैं, बी सी और डी स्टेटमेंट देखते हैं। बी स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि इन सेम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा वीक इलेक्ट्रिक, डी स्टेटमेंट देखते हैं, इन वीक इलेक्ट्रिक दैट सिलेक्शन रूल्स mj इक्वल टू 0 गिव्स s कंपोनेंट और mj प्लस माइनस 1 इज p कंपोनेंट, s कंपोनेंट और p कंपोनेंट। मुझे लगता है दिस इज द ट्रू इंफॉर्मेशन। अगर ये ट्रू इंफॉर्मेशन है तो हम देखेंगे कि डी ट्रू कहां पर है। डी ट्रू आप देखिए इधर है और इधर है, दैट मीन्स ये ए और सी नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा, दैट मीन्स ओके। देन सी में देखिए, आप सी में देखिए
electric field each pair of mj and minus mj arising from a level of same energy. This is also मुझे लगता है ट्रू इन्फॉर्मेशन. ओके, डी सी एंड डी ट्रू इन्फॉर्मेशन. आप देखिए ट्रू डी सी ट्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? इधर है. अगर सी ट्रू इन्फॉर्मेशन इधर है तो हम क्या बोलेंगे? बाकी देखने की जरूरत नहीं है कि ये सी और बी ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स है तो ये नहीं होगा. दैट इज पूरा लाइन है, पूरा लाइन है. दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. 66 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, जी एमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज हैवीली डोप्ड. ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है. एमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज हैवीली डोप्ड. इट इज ट्रू, ट्रू इन्फॉर्मेशन. बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर, अच्छा पहले एनालिसिस. अच्छा 4 में ट्रू गिवन है, राइट. बेस ऑफ एन ट्रांजिस्टर मॉडरेटली डोप्ड. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ट्रू इन्फॉर्मेशन. तो आप देखेंगे ये तीनों में फॉल्स है, मतलब बी में ट्रू है. इसका मतलब बाकी हमको देखना नहीं है क्योंकि ये तीनों तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया. दैट मींस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या, स्टॉक्स रेडिएशन यूजुअली मोर इंटेंस देन एंटी स्टॉक रेडिएशन. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. तो ए ट्रू कहां पर है? अब देखिए ए ट्रू यहाँ है और यहाँ है. दैट मीन्स बी और डी नहीं होगा. उसके बाद क्या देखते हैं कि प्योर. अब अच्छा डी में देखेंगे, डी में थोड़ा देखिए, प्योर रोटेशनल रमान स्पेक्ट्रा. दैट सिलेक्शन रूल हैव टू कंसीडर दिस डेल जे प्लस 2. ठीक है ना. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होता है? 0 एंड प्लस माइनस 2 है, तो इनमें से प्लस 2 गिवन है सिलेक्शन रूल्स. तो इसका मतलब डी स्टेटमेंट इज ट्रू. डी स्टेटमेंट ट्रू कहां पर है? आप देखिए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में डी स्टेटमेंट ट्रू कहां पर है? इधर है. दैट मींस सी ऑप्शन में ट्रू है, तो दिस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 70 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या कि दिस इज अगेन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है. एंड ये अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आएगा. ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल. एचसीपी यूनिट सेल में क्या कितने नंबर ऑफ एटम्स होता है? एक एटम्स होता है. ये करेक्ट है, ट्रू इंफॉर्मेशन है. तो ए ऑप्शन इज गलत हो गया. उसके बाद हमको क्या देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी सेल. कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी सेल कितना है? इज 12. क्या ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है? अच्छा मुझे लगता है दिस इज ऑल्सो, यस दिस इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो हम देखेंगे कि बी भी ट्रू कहां पर है? बी भी ट्रू इधर है, बी ट्रू, क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये तो पहले से ही नहीं है. तो दैट मीन्स हम बाकी दोनों सी और डी को नहीं देखना है क्योंकि इनमें से हमारा एनालिसिस हो गया. तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. देन द 71 नंबर क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि Whiteman Franz law states that for metals the ratio of thermal to electrical conductivity is proportional to the temperature, right? तो आपको क्या लगता है? This statement is correct or wrong? Yeah, I think this statement is correct. Yes, thermal to electrical conductivity is proportional to temperature. तो A is the correct information. तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स है. इन तीनों में है, तीनों में कोई एक होगा. देन हम क्या देखेंगे? अगेन क्या बोलता है? बी स्टेटमेंट रेशियो ऑफ थर्मल टू इलेक्ट्रिकल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्क्वायर. नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. तो हम देखेंगे ये ऑप्शन बी सी डी में बी ऑप्शन कहां पर फॉल्स है? इधर एक है और इधर एक है. दैट मीन्स सी ऑप्शन यहां पर नहीं होगा. उसके बाद हम देखेंगे क्या सी स्टेटमेंट, Whiteman Franz law do not obey the law temperature, not obey the law temperature. So this is correct. Obeyed at low temperature.
तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सी स्टेटमेंट ट्रू कहाँ पर है, ऑप्शन बी और डी में। अब देखो ऑप्शन बी में है, दैट मीन्स अब एनालिसिस करेंगे तो पूरा की पूरा बी ऑप्शन करेक्ट है। देन दिस क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन में आप देखो कि hall voltage is directly proportional to the thickness of the specimen. Yes, this is true statement. Then hall voltage is directly proportional to the current through the specimen. Yes, this is also true statement. Right. तो ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। अब एनालिसिस करते हैं पहले। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मींस ये और ये में कोई आंसर होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं होगा। देन बी में क्या देखिए, बी भी ट्रू है, यहां पर फॉल्स है, यहां पर ट्रू है, दैट मींस ये वाला नहीं होगा। दैट मींस आपका अब देखिए कि पूरा की पूरा ये लाइन एनालिसिस में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन नंबर 73 में आप देखिए कि एनपी इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव फॉर ट्रिपलेट स्पिन स्टेट एंड एनएन एंड पीपी ऑलवेज रिपल्सिव, राइट। क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है? मुझे लगता है दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें फॉर ट्रिपलेट स्टेट के लिए नहीं, ये सिंगल स्टेट के लिए भी है। तो दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ए फॉल्स मींस कहां पर है, दिस और दिस, दैट मींस ए ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा, राइट। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि अच्छा बी में देखना है कि बी में दोनों ही ट्रू है, तो बी में एनालिसिस नहीं करना है। सी में देखिए स्टेटमेंट दोनों ही फॉल्स है। अब डी में देखना है कि ऑल थ्री इंटरेक्शंस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑल थ्री इंटरेक्शंस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन दिस इंटरेक्शंस आर ऑलवेज attractive, okay. That's why it is correct. It is correct means ये true है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो B option will be the correct option. Then come to 74 number question. Yes, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं कि बीटा डीके प्रोसेस में ट्रांजिशन फॉर 2+2 3+ क्या होता है, 2+2 3+, राइट। तो ये जो 2 गिवन है ये बेसिकली जे वैल्यू है ना, जेपी, ये जे वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम है, राइट। पी मींस पेरिटी, राइट। तो 2 और 3, 2 to 3, जे चेंज हो गया ना, डेल जे इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या है, +-1 कह सकते हो, बट पेरिटी नॉट चेंज, राइट। पेरिटी नॉट चेंज। अगर पेरिटी नॉट चेंज है, इसका मतलब आप देखिए कि अलाउड बाय फार्मिस और गेमोटेलर सिलेक्शन रूल, इज इट अलाउड बाय फार्मिस और गेमोटेलर सिलेक्शन? नो, बोथ नहीं होगा, राइट। सो दिस इंफॉर्मेशन, ए इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अलाउड बाय फार्मी बट नॉट अलाउड बाय गेमोटेलर, राइट, नॉट अलाउड बाय गेमोटेलर। सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो फॉल्स इंफॉर्मेशन। Not allowed by Fermi but allowed by Gamoteller, right. तो एक्चुअली दिस इज करेक्ट, अलाउड बाय गेमोटेलर जब पेरिटी चेंज नहीं होता है और डेल जे एंगुलर मोमेंटम से होता है, तो ये गेमोटेलर जीटी ट्रांजिशन कहते हैं इसको। तो दैट मीन्स दिस सी इज ट्रू। अच्छा पहले एनालिसिस करते हैं कि ए और बी, ए फॉल्स कहाँ पर है, डिस और डिस, दैट मीन्स सी और डी नहीं होगा। बी में फॉल्स कहाँ पर है, बी में देखिए, बी में फॉल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ट्रू है, दैट मीन्स ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा बाकी नहीं देखना है क्योंकि इसमें इनमें आ गया, ठीक है ना। तो इनमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एनालिसिस करना है, एक एक स्टेटमेंट निकालेंगे और एक एक स्टेटमेंट के बाद वो उसको एनालिसिस करेंगे कि कैसे बाकी ऑप्शंस को हम रिमूव कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, राइट। तो बाकी हम सारे के सारे एनालिसिस करेंगे तो हमारा टाइम नहीं होगा, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन 75 क्या गिवन है
कि न्यूट्रिनोस इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन। न्यूट्रिनोस क्या ये वीक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू आपका इंटरेक्ट करते हैं? नो, है ना। आई थिंक दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगर ये रॉन्ग है तो डेट मीन्स बी और डी में तो असल ए और सी नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा। देन हमको क्या देखना है, अब देखिए सी स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू ट्रू है, तो सी स्टेटमेंट को नहीं देखना है। हम बी स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंटरेक्ट थ्रू वीक इंटरेक्शन। यस, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इंटरेक्ट थ्रू दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो ये हम जानते हैं। तो डेट मीन्स ये ट्रू इधर है तो ये फॉल्स है, डेट मीन्स ये भी रॉन्ग है। डेट मीन्स पूरा एनालिसिस के बाद बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।